नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए। हिंदी विषय से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर कर रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी संबंधी या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, हमारी जो ये क्लासेज हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी जो भी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं। हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास की कंटेंट की क्लास, भाषा विज्ञान की, व्याकरण की, जो कंटेंट में हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, हम उनके प्रश्न उत्तर भी साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। और साथ ही साथ हम पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए चल रहे हैं, ताकि परीक्षा की तैयारी हमारी अच्छे से हो जाए, कोई कमी ना रहे। हम पिछले सालों के प्रश्न पत्र कर तो लेते हैं, लेकिन उनका जो अदर 3 ऑप्शन होते हैं उनका सॉल्यूशन नहीं देखते। आगे चलकर जो भविष्य में परीक्षाएं होती है, कहीं ना कहीं वहीं से प्रश्न उठा लिए जाते हैं और हमारी तैयारी में कमी रह जाती है, तो इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। हमें अपना 100% देना है और बिल्कुल ईमानदारी से और ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हुए, तथ्यों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? आंसर आपको आपके सामने मिल जाएगा, लेकिन हमें बात करनी है अदर 3 ऑप्शनों की भी, ताकि अगर एग्ज़ाम में इनमें से कुछ पूछ लिया जाए तो हम आंसर लगा पाए। तो देखते हैं, तो इनमें से आंसर हो जाएगा इस बार राही मासूम रजा का उपन्यास, इनमें से हो जाएगा आधा गाँव। तो बात करते हैं कब तक पुकारूं उपन्यास की। ये है रागे रागाओं का। रागे रागाओं का ये एक कर्नाटक कबीलों के जीवन का यथार्थ चित्रण के आधार पर उपन्यास लिखा गया है। और इसके बाद बात करते हैं कितने पाकिस्तान है कमलेश्वर का। कमलेश्वर 2003 में इस उपन्यास पर कमलेश्वर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये भारत के बंटवारे तथा हिंदू मुस्लिम संबंध पर आधारित उपन्यास लिखा गया है। इस तरह हमें करते हुए चलना है। तमस उपन्यास देख लेते हैं। तो तमस है भीष्म साहनी का। भीष्म साहनी ने 1947 ईस्वी में पंजाब में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उन पर ये उपन्यास लिखा गया है। 1947 के अंतर्गत जो पंजाब में दंगे हुए थे उन पर ये तमस उपन्यास लिखा गया है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, और कब तक पुकारूं रागे रागाओं, ये थोड़ा थोड़ा हम समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मणे ही मैं जान ही हूँ, यह पंक्तियाँ किनकी है? तो ये पंक्तियाँ हो जाएगी सरहप्पा की, जो कि अपभ्रंश भाषा की है। गोदान का प्रकाशन कब हुआ? गोदान का प्रकाशन हुआ 1936 ईस्वी में। अब बात उठती है मुंशी प्रेमचंद्र के जो जितने भी उपन्यास है उनका सन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक परीक्षा में किसी न किसी उपन्यास का सन जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए हमें एक बार जब भी इनके सनों के बारे में बात आए या प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में बात आए, तो हमें उनके सभी उपन्यासों के सन रिवाइज कर लेने हैं। जैसे कि सेवा सदन 1918 में, और प्रेमाश्रम 1922, और रंगभूमि 1925, और इसके बाद निर्मला 1927, गबन उसके बाद निर्मला के बाद एक और आएगा, इनका जो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, और कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, और गोदान के बाद उनका एक उपन्यास हो रहा मंगलसूत्र 1936, जो कि एक अधूरा उपन्यास था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, वे कौन थे? इसमें ये पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होने वाले जो लेखक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, वे कौन थे? इनमें से वे थे संपूर्णानंद। ये एक करंट क्वेश्चन है, करंट आधार पर बनाया गया क्वेश्चन है ये भाई।
देख लेना, क्योंकि जितने भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में एक तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, या कोई भी पुरस्कार हो हाल ही में, जो अब 2-3 वर्षों से पहले जो ये क्वेश्चन आते हैं ये करंट के आते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में किस साहित्यकार का देहांत हुआ, इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं। किसी पदवी संभाली हो किसी साहित्यकार ने, तो इस तरह के करंट के प्रश्न बन जाते हैं 1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिये हलाल मत भरे श्याम सवेत रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हो जाएगी रीतिकाल के कवि रसलीन की पंक्तियाँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। ये पंक्तियाँ किनकी है? तो ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की, जो कि जयशंकर प्रसाद की जितनी भी पंक्तियाँ वे सब इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक पंक्ति और ध्यान आ रही है मुझे, जैसे अधिकार सुख कितना मादर को सारी ने, ये स्कंदगुप्त से उठाई गई है। तो ये पूछ लेते हैं जयशंकर प्रसाद की जो ये पंक्तियाँ है कि ये पंक्तियाँ किस रचना की से ली गई है। तो कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार, ये पंक्तियाँ इनकी कामायनी से ली गई है भाई, कामायनी रचना से ली गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी पहाड़ी बोली है। बुंदेली ये पहाड़ी बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? इनमें से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? सबई नचावत राम गोसाई, ये उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। बात करते हैं यही सच है। यही सच है मनु भंडारी का है, मनु भंडारी की रचना का उपन्यास है। और जो अकेली है ये भी मनु भंडारी की एक कहानी है। 2 रचनाएं मनु भंडारी की डाल दी भाई इसके अंतर्गत। और जो ये ममता है ये आपको सभी को पता है, ये जयशंकर प्रसाद की है। इस प्रकार बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे। शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है? इनमें से ये पूछा हुआ है कि शेखर एक जीवनी के प्रथम खंड में कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनके अंतर्गत? प्रथम खंड में तो प्रकृति और पुरुष, बीज और अंकुर, उषा और ईश्वर, ये तीनों प्रथम खंड के हैं इनके। क्योंकि देख शेखर एक जीवनी के कितने खंड हुए? कुल मिलाकर 4 खंड हुए भाई, 4 क्या हो गया, इनके 4 खंड हुए। 4 खंडों के अंतर्गत प्रकृति और पुरुष, बीज और अंकुर, उषा और ईश्वर ये प्रथम खंड में आते हैं। बंधन और जिज्ञासा द्वितीय खंड में आते हैं। और कभी कभी तृतीय खंड का भी पूछ लिया जाता है। शशि और शेखर तृतीय खंड में आएंगे। और चौथे खंड में आएंगे धागे, रसिया और गुंजर, ये चौथे खंड में आएंगे। तो हम डिटेल से करेंगे, तो मैं एक एक आपको करा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते आगे। कौन सा हरियोध का नहीं है? इनमें से कौन सी रचना हरियोध जी की नहीं है? हरियोध जी की वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं है ये तीनों, चोखे चौबते, रस कलश और प्रिय प्रवास, ये तीनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं परीक्षा में इन तीनों में से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन जो ये यशोधरा है, ये यशोधरा हरियोध जी की नहीं है। ये किनकी है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जो कि 1933 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। हरी घाटी किसका यात्रा वृत्तांत है? ये है डॉक्टर रघुवंश का। इसके बाद बात कर लेते हैं राहुल सांस्कृत्याय ने हमीर रासों को किस कवि की रचना मानी? हाँ, राहुल सांस्कृत्याय ने हमीर रासों को किस कवि की रचना मानी? वैसे तो ये किस कवि की रचना है हमीर रासों? ये है सारंगधर सूरी की। लेकिन राहुल जी के अनुसार हम देखेंगे तो ये जज्जल कवि की रचना है। इनमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से कौन सा भूषण का लक्षणा ग्रंथ? ये है शिवराज भूषण। पद्माभरण, जगद विनोद, ये दोनों रचनाएं पद्माकर की है और रसिक प्रिय केशवदास की है। तो भूषण का कौन सा हो गया? शिवराज भूषण।
ठेले पर हिमालय किसके द्वारा रचित रचना है? ठेले पर हिमालय रचित रचना है धर्मवीर भारती जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा 343 धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया। कौन सा उपेंद्र नाथ का नाटक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? कोणार्क उपेंद्र नाथ का नहीं है। अंजो दीदी, कैद और जय पराजय ये सभी उपेंद्र नाथ की है। कोणार्क नहीं है। कोणार्क किसका है? उपेंद्र नाथ का का नहीं है, तो वही ये हो जाएगा जगदीश। कोणार्क जगदीश माथुर का उपन्यास है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवराम पांडे का संस्मरण में से कौन सा है? तो शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? ये मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ, ये हो जाएगी शिवराम पांडे का संस्मरण। मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ। बात करते हैं हम बोलती प्रतिमा, एक वेरी इम्पोर्टेंट रेखा चित्र है। ये किनका है? श्री राम शर्मा का। जानवर और जानवर किसकी कहानी संकलन है? ये है मोहन राकेश की। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। मैंने आपको अभी जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो मैं करा रही हूँ उसमें बताया था अभी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपबोलियाँ निकल कर सामने आई। कौन कौन सी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी और बघेली और हरियाणवी, ये 5 उपबोलियाँ निकल कर आई। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ये 2 तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर परीक्षा में देखने को मिलेगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंध रखती है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, इस तरह शोरसेनी अपभ्रंश से निकल के आई पश्चिमी हिंदी, उसकी 5 बोलियां कौन कौन सी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बघेली और हरियाणवी। बघेली नहीं, बुंदेली, सॉरी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। सावित्री किस नाटक की नायिका है? तो सावित्री नाटक किस नाटक की नायिका है? ये है आधे अधूरे की, जो कि किन का नाटक है? ये आधे अधूरे मोहन राकेश का। मोहन राकेश का एक नाटक है सावित्री। इनकी एक मुख्य पात्र, नारी पात्र लगा लो, मुख्य नारी पात्र है और इसी के इर्द गिर्द सारी कथा घूमती है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन पर। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय है? ये आपको देखते ही पता चल रहा है, ये एक दिशावाचक अव्यय है। शुद्ध शब्द छाटिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द हो जाएगा सुषुप्ति। सुषुप्ति इनमें शुद्ध है। ये जो शुद्धिकरण है भाई, इसमें शुद्धि दीपे बड़ी की मात्रा आएगी, जैसे शुद्धि लिखते हैं हम, शुद्धिकरण ऐसे आ जाएगा। और इसमें विषण नहीं होता, विषण होता है भाई, ये वाला श और न, विषण होता है ये। और ये हो जाएगा विभिक्षिका में भी पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी, विशिका। भी पे ये अच्छे से लिखा नहीं जा रहा भाई, तो थोड़ा सा आप समझ लेना। तो इस तरह हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ी की मात्रा आ जाएगी भी पे, ये फिर सही वर्तनी हो जाएगी। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक रहे? तो एक तो क्वेश्चन पत्रिकाओं से भी आते हैं, तो मैं आपको करा दूंगी बिल्कुल। जो इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं बार बार पूछी जाती है, उनको एक क्लास में मैं आपको करा दूंगी। तो ये हो जाएगा हिंदी प्रदीप। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष और अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? तो इनमें से एक ये वर्ण है अण, अण, ये हो जाएगा मूर्धन्य, मतलब जो उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, अल्पप्राण है, सघोष है और अनुनासिक है, ये
इनमें सारी जो ये दे रखे हैं सारी विशेषताएं मिलती हैं। भोजपुरी किस भाषा की बोली है? भोजपुरी हो जाएगी बिहारी भाषा की बोली। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद क्या है? अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी 11। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक नहीं है। वाहवाही भाववाचक है, कठोरता भाववाचक है, अपनापन भाववाचक है, निकट इनमें से भाववाचक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी मागधी अपभ्रंश के विकसित आधुनिक भाषा है? कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? तो कौन सी है? असमिया हो जाएगी मागधी अपभ्रंश से। लहंदा पंजाबी, लहंदा और सिंधी पंजाबी से, गुजराती पश्चिमी हिंदी की है, मराठी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली? संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत ये हो जाएगी हिंदी से, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, क्योंकि जब हिंदी का विकास हुआ तो हिंदी की जननी कौन सी किस भाषा को माना जाता है? आदि भाषा किसको माना जाता है? इस तरह किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हमें कंटेंट को बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलना है। तो किसी तरह घुमा फिरा के पूछ ले प्रश्न, हमारा आंसर निकल ही आता है हिंदी। तो बढ़ते हैं थोड़ा और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अलग होने का भाव प्रकट होता है। क्या कहते हैं? प्रधान कारक। जब मैं कारक कराऊंगी तब एक एक को अच्छे से समझा दूंगी। अभी थोड़ा सा टाइम भी कम है, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ों को स्किप भी कर रही हूँ। जो बिल्कुल मुख्य चीज़ें वे मैं आपको कराती हुई चल रही हूँ। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लई कहली हमरी बार। तो ये इस पंक्ति के अंतर्गत अलंकार पूछा हुआ है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्योक्ति। अब थोड़ी अन्योक्ति अलंकार की, जब मैं अलंकार कराऊंगी तब वे सारे अलंकारों के भी जो मुख्य अलंकार पूछे जाते हैं, जो मुख्य पंक्ति है वही मैं आपको कराऊंगी। तो उसके अंतर्गत जैसे अन्योक्ति अलंकार की थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब किसी अप्रस्तुत माध्यम से किसी प्रस्तुत का बोध कराया जाए, मतलब जो हमारे प्रस्तुत नहीं है और किसी प्रस्तुत वहाँ पर जो सच्चाई है उसका बोध करा जाए, तो माली आवत देख कर यह दोहा भी पूछ लिया जाता है कई बार। यह दोहा भी पूछ लिया जाता है कि कई बार एग्जाम में कि ये किसके द्वारा लिखा गया दोहा है, माली आवत देखकर। तो ये कबीरदास जी का दोहा है, माली को आता हुआ देखकर। यानी कि माली यानी कि यहाँ पर माली का एक तो जीवन प्रदान करने वाला बताया है, और दूसरा इन्होंने यमराज की ओर भी संकेत किया कि यमराज को आता देखकर समय समय पर जो फूल खिलते हैं वृद्ध अवस्था की स्थिति में आकर उनको हर ले जाता है। तो इसी तरह इन्होंने अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का यानी कि सच्चाई का बोध कराया है। तो इस अलंकार में अन्योक्ति अलंकार होगा। तत्सम शब्द छाटिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द हो जाएगा अभिव्यक्ति, झंझट, ठिलिया, उलझन, ये सभी तद्भव शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। तो इनमें पद, संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग और बहुवचन, कर्मकारक आदि पदावन्य में मतलब कौन सा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? पुस्तक। जिसमें देखो संज्ञा का भी पद ग्रहण किया हुआ है। तो मोहन तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये एक जातिवाचक नहीं है। इस जातिवाचक पूछा है तो पुस्तक हो जाएगी, जो कि एक स्त्री लिंग भी है, मोहन जो कि पुल्लिंग है। इस तरह हमने बिल्कुल एक पॉइंट को देखते हुए एक दूसरे का अंतर करते हुए चलना है। इसी तरह हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल आएगा। कौन सा वाक्य में प्रयोग का भेद नहीं है? तो ये हो जाएगा सर्वनामिक,
पैतृन किस प्रकार की संधि है? ये पैतृन है दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्लास में मैं संधि का टॉपिक भी करा दूंगी आपको, जब आपको अच्छे से समझ आएगा कौन सी किस प्रकार की संधि है, कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक एक संधि को अच्छे से समझना होगा। अधिकतर क्वेश्चन स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। स्वर संधि के नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू है तुर्की भाषा का। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये कौन से ये भी पूछ लिए जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये 2 होते हैं। कौन कौन से? तो ये ढ और एक ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे। इनको बोलने पर जीवा झटके से ऊपर जाती हैं। हेतु मत भविष्य का वाक्य इनमें से कौन सा है? वह आए तो मैं जाऊं। ये हेतु मत भविष्य हो जाएगा, क्योंकि हेतु मत भविष्य होता क्या है? ये भी हमारे 3 प्रकार के जो काल होते हैं, उन कालों में भी जैसे भूतकाल के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, भविष्य काल के भी, वर्तमान काल के भी। उनमें से भविष्य काल का जो एक पार्ट है वो दिया गया हमें हेतु मत भविष्य। तो हेतु मत भविष्य जहाँ क्रिया के भविष्य में हो सकने पर किसी कारण का प्रतिबंध दिखता हुआ हमें, मतलब किसी कारण की रुकावट दिखती हो, जैसे किसी क्रिया के होने सकने की किसी कारण का प्रतिबंध हो जाए, कि जैसे कि ये आएगा तो मैं ये काम करूँगा। मुझे जैसे कि डॉक्टर आएगा तो मैं बाज़ार जाऊँगा। इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। बात का नाम धातु क्रिया क्या होगा? बात का नाम धातु क्रिया हो जाएगा बत्तियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप में बताओ। तो ये हो जाएगा तुम लोगों को। बहुवचन रूप होगा मध्यम पुरुष बहुवचन और सर्वनाम। मध्यम पुरुष हो जाएगा तुम, बहुवचन लोगों को, और सर्वनाम ये हमारा आंसर यही हो जाएगा। इनमें तीनों दोनों दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमने 40 क्वेश्चन किए पिछले सालों के प्रश्न पत्र को। इसी तरह हम धीरे धीरे एक 20 30 या 40 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। पिछले सालों के जो भी हमें अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन पेपर मिलते जाएंगे, जैसे कि DET+B का, EMRS का, या फिर NTA नेट्स के, जो उन्हीं में से प्रश्नों को आगे भविष्य में आने वाली जो परीक्षाएं होंगी इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, नए भी पुराने भी। तो इस तरह हमें अपने कंटेंट के साथ, अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ पिछले सालों के प्रश्न पत्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरह हम अपनी क्लासेस को डेली आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। बस ज़रूरत है तो आप लोगों के साथ की, आप लोगों के प्यार की। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।